गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको जनसंख्या संबंधी सिद्धांत और संकल्पनाओं के बारे में समझाऊंगी। कुछ जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। मार्क्स में थॉमस रॉबर्ट मार्क्स, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1798 में अपने एक लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक प्रतिपादक लेख लिखा था, प्रतिपादन किया था इसका लेख का, कि प्रत्येक समाज में जनसंख्या बढ़ने की दर जो होती है वह मनुष्य के भरण पोषण के साधनों की तुलना में अधिक होती है, जो समाज में संकट तथा गरीबी का मुख्य कारण है। इनका कहना था कि व्यक्ति अपनी गरीबी का कारण खुद स्वयं होता है। इनका सिद्धांत कुछ बातों पर आधारित था। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। पहला था जनसंख्या का आजीविका के साधनों से प्रत्यक्ष संबंध। दूसरा था इनका मनुष्य में संतान को जन्म देने की अधिक क्षमता, यानी कि जनसंख्या वृद्धि में अनाज इतना उत्पन्न नहीं होता जितनी जल्दी मनुष्य में जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरा था इनका समाज में भरण पोषण के साधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होना। चौथा है जनसंख्या वृद्धि को मानवीय प्रयत्न होते हैं, परिवार नियोजन से संबंधी जो भी रोकथाम के साधन होते हैं उनसे रोका जा सकता है। पांचवा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न लगाया जाए तब प्राकृतिक अवरोधों के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण होता है, यानी कि इसका मतलब है यदि व्यक्ति जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाता या किसी भी तरह से जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम नहीं होती तब प्राकृतिक अपना प्रकोप दिखाती है और जनसंख्या को रोककर किसी न किसी साधनों से, जैसे भूकंप के द्वारा, कोई महामारी के द्वारा, जैसे जब हमारा देश आज़ादी की कगार पे था, यानी कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय फ्लू नामक महामारी फैली थी। इस टाइम भी कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है। तो इस तरह से प्राकृतिक जो है वो कुछ प्रयत्न द्वारा, जैसे कि केदारनाथ, तो इस जो आपदा हुई थी, तो इस तरह की आपदा लाकर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाती है। अब ये जो बातें हैं इनको 4 निष्कर्षों पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है जनसंख्या वृद्धि की दर, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है वो ज्यामितीय अनुपात में होती है। खाद्य सामग्री जो होती है वो गणितीय अनुपात में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ कि जनसंख्या वृद्धि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, यानी कि इस तरह से बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4 हुए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा खाद्यान्न वृद्धि। अब इसमें क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि मैंने आपको समझा दिया किस तरह से बढ़ती है, पता होना चाहिए ज्यामितीय अनुपात। लेकिन ज्यामितीय अनुपात में खाद्यान्न वृद्धि नहीं होती। अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट, खाद्यान्न वृद्धि किस तरह से होती है। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, इसमें डबल नहीं होता है। खाद्यान्न संकट से बचने के लिए दोनों में संतुलन होना जरूरी है, यानी कि यदि जनसंख्या अधिक हो जाएगी और खाद्यान्न में वृद्धि नहीं होगी तब देश में भुखमरी और गरीबी का संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न वृद्धि दोनों में समान अनुपात, यानी कि संतुलन होना चाहिए। ठीक है। तीसरा आता है प्रतिबंधक अवरोध। इसमें जनसंख्या वृद्धि रोकने के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्रतिरोधात्मक अवरोध। इसमें नैतिक नियम के द्वारा, गर्भ निरोधक चीज़ों के द्वारा, साधनों का प्रयोग करके या अधिक आयु में विवाह करके हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि की दर को रोक सकते हैं। गर्भ समापन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम नैतिक नियमों के द्वारा, अधिक आयु में अगर विवाह हो जाता है तो संतान भी देर से उत्पन्न होती है। इन कारणों से हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है इसमें प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक अवरोध, यानी कि प्राकृतिक के द्वारा। अब प्राकृतिक प्रकोप कैसे दिखाती है वो मैंने आपको बता दिया, महामारी के द्वारा, अकाल के द्वारा, या भूकंप के द्वारा, या बाढ़ है, किसी भी तरह की कोई भी महामारी हो सकती है। तो इस तरह से प्रकृति क्या करती है, अपना अवरोध के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित कर देती है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आती है। मैं समझा भी देती हूँ, इसमें लिखा है, आप देख लीजिए। मनुष्य यदि कृत्रिम प्रतिबंधक क्या होता है, जो परिवार नियोजन से संबंधित समाधान होते हैं, उसके बारे में यहाँ वर्णन है।
अवरोधों को नहीं अपनाता, तब प्राकृतिक अवरोध अनेक महामारी, अकाल, भूकंप, बाढ़ जैसी दशाओं के रूप में पैदा होते हैं। प्राकृतिक अवरोध और जनसंख्या के बीच रहने वाला संतुलन कम समय तक रहता है, क्योंकि प्राकृतिक अवरोध के द्वारा कोई भी महामारी कुछ क्षणों तक या कुछ टाइम तक रहती है, उसके बाद वह खत्म हो जाती है और जनसंख्या के बीच फिर असंतुलन हो जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति परिवार नियोजन के साधनों को अपनाएगा तो इतनी जल्दी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। अब इसका निष्कर्ष मैं समझाती हूँ। मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का कारण स्वयं है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, व्यक्ति यदि गरीब है तो उसका कारण वह स्वयं होता है। अब यहाँ पर मैं इनकी मार्क्स की आलोचना कुछ विद्वानों ने की थी, उसके बारे में समझाती हूँ कि एक तो ये सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक तो सभी समाजों में जनसंख्या वृद्धि जो है वह ज्यामितीय अनुपात में नहीं होती है और ना ही खाद्यान्न में वृद्धि गणितीय अनुपात में होती है। जैसे कि गॉडविन ने कहा है कि इसकी तुलना एक राक्षस से की है। गॉडविन ने कहा है, लेकिन ये तुलना जो है वो किसकी हो रही है यहाँ पे? मार्क्स के नियम की। उन्होंने कहा था कि ये सिद्धांत एक काला भयंकर राक्षस है जो मानव आशाओं का गला घोटने को तत्पर है। इस सिद्धांत की सबसे अधिक आलोचना की गई, लेकिन फिर भी बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आता है आपका, तो इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत की सबसे अधिक आलोचना की गई। इस सिद्धांत में श्रम, शक्ति, वैज्ञानिक साधनों इत्यादि की अपेक्षा की गई है। जनसंख्या वृद्धि को हानिकारक माना गया है। मार्क्स के सिद्धांत को आलोचनाओं ने इतना दृढ़ किया और ये आज भी अडिग है। मार्क्स ने नैतिक प्रतिबंधों को अपनाकर जनसंख्या को कम करने का सुझाव दिया है। इन्होंने ये एक दार्शनिक भी थे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो मार्क्स थे वह यूरोप में पादरी भी थे। इनके जो पिता थे वो आशावादी थे। आशावादी विचारों के विपरीत भी एक निराशावादी सोच वाले ये चिंतक थे। अब यहाँ पर ये मार्क्स का सिद्धांत जो है वो खत्म हो गया है। दूसरा सिद्धांत है सैंडलर का जनसंख्या का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ मानवीय सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, प्रजनन दर कम होती है। इसके विपरीत जनसंख्या घनत्व और मानवीय सुख सुविधाओं की कमी के अभाव में प्रजनन दर अधिक होती है। औद्योगिक विकास ने प्रजनन क्षमता को प्रतिबंधित किया है। औद्योगिक विकास से मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग बिजी रहते हैं तो वो अपने परिवार पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण प्रजनन क्षमता प्रतिबंधित होती है। अब इसकी आलोचना की गई है। यह सिद्धांत भारत और चीन जैसे देशों पर लागू नहीं होता। यहाँ प्रजनन दर और जनसंख्या घनत्व दोनों की दर ऊंची है। अब यहाँ पर ये दो आपके जनसंख्या संबंधी सिद्धांत खत्म हो गए। तीसरा सिद्धांत आता है अनुकूलतम, यानी कि आदर्श जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो हैं वह कैनन, साउंडर्स, डॉल्टन, रॉबिन्स, वेस्ट आदि हैं। इनका कहना था आदर्श जनसंख्या में सबको रोजगार प्राप्त होना चाहिए और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय से मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो। अब यहाँ पे डॉल्टन ने कहा है आदर्श जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या कम हो और प्रत्येक व्यक्ति की आय अधिक हो। दूसरा है यहाँ पर रॉबिन्स। ये दो कोटेशन है, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आदर्श जनसंख्या में अधिकतम उत्पादन संभव होता है। अब इसकी भी आलोचना कुछ विद्वानों ने की है। इन्होंने कहा है यह सिद्धांत केवल आर्थिक तत्वों को महत्व प्रदान करता है, बाकी तत्वों की अपेक्षा, बल्कि अनुकूलतम जनसंख्या का अनुमान लगाना कठिन है। और ये सही भी है, अनुकूलतम जनसंख्या का अनुमान एकदम हम नहीं लगा सकते। चौथा आपका आता है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तात्पर्य है कि इसका अर्थ मैं बता देती हूँ, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। जनसांख्यिकी संक्रमण का मतलब ही है अधिक जनसंख्या का हो जाना एवं प्रत्येक समाज के संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। इसका संबंध विकास से होता है। अब जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी या मौलिक चरण होते हैं। आप यहाँ पर मौलिक भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने यहाँ बुनियादी लिख दिया है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। पहला आता है प्राथमिक अवस्था। इन्होंने कुछ अवस्थाएं दी हैं। अब इन अवस्थाओं के बारे में मैं आपको समझाती हूँ।
इसके अंतर्गत आती है अल्पविकसित देश अफ्रीका। यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंची होती हैं, जनसंख्या वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं होती। दूसरा आता है द्वितीयक अवस्था, विकासशील देश। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ दे रखा है, जैसे भारत और पाकिस्तान। संक्रमण की अवस्था यहाँ ज़्यादा होती है क्योंकि देश अल्पविकसित से विकसित अवस्था की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है तृतीयक अवस्था। तीसरी अवस्था में आती हैं हमारे विकसित देश, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है आदि। इनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है। लोग शिक्षित होते हैं, गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जागरूक होते हैं, उनका उपयोग भी करते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी सही होते हैं, यानी कि जनसंख्या को नहीं बढ़ने देते, जनसंख्या इनकी लिमिट में रहती है। तो इसमें स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर निम्न हो जाती है। अब यहाँ पर जनसंख्या की जो भी आपके और सिद्धांत थे वो मैंने आपको यहाँ समझा दिए गए हैं। आप इनको समझें और अपने नोट्स तैयार कीजिए। आगे का मैं अगली वीडियो में बताऊँगी।